नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मेरठ से है। मेरठ में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने पार्षद जुबैर अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। वार्ड नंबर 80 से पार्षद जुबैर अंसारी पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे और वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़े हुए थे। पूरा मामला मेरठ के थाना मेडिकल इलाके का है। एक हॉस्पिटल के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। यहां नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने अपने घर के बाहर टहल रहे पार्षद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। वारदात के बाद कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। AIMIM पार्टी से थे जो चुनाव लड़े थे और अकेले ही जीते थे। वार्ड नंबर 80 है, ढवाई नगर, वहाँ से ये पार्षद है। तो क्या आपको जानकारी मिली कैसे घटना हुआ है और क्या आरोपी की अब तक पहचान है क्या? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला है। गाड़ी निकाल के बाहर नहीं जा रहे थे तो गेट पे गोली मार दी, ऐसी जानकारी लगी है। हम अभी आए हैं, अभी पता लगा है। तो और मेरठ से हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, AIMIM के पार्षद है जुबैर अंसारी, जो वार्ड 80 के सभासद थे और उनके घर के बाहर ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नकाबपोश बदमाश थे जो बाइक पर सवार होकर आए थे और गोली मारते ही वो फरार हो गए। करीब 5 से ज्यादा गोलियां मारी गई हैं और उन्हें ही टारगेट किया गया था, क्योंकि वो 2 लोग थे। केवल जुबैर अंसारी को टारगेट करके गोलियां मारी गई हैं। तो वजह क्या है, इस पर अभी पुलिस सभी तथ्यों का खंगाल रही है, CCTV फुटेज इलाके की खंगाल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 चौकियों के बीच की ये घटना है। एक तरफ एल ब्लॉक चौकी थी और एक तरफ बिजली बम्बा चौकी थी, यानी दो थानों की चौकियां थी और महज एक छोटा सा एक रास्ता है जहां पर ये हुआ है। तो पूरी घटना को लेकर बेहद सनसनी मची हुई है कि किस तरह से दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाश आते हैं और एक हाई प्रोफाइल कॉलोनी में गोली मारकर भाग जाते हैं। तो इस पूरी घटना को लेकर तमाम टीमें लगा दी गई हैं। सर्विलांस टीम एक्टिव है और दूसरी जो पुलिस की स्पेशलाइज्ड टीम है वो एक्टिव कर दी गई है। लेकिन ना तो अभी तक पुलिस को हत्यारों का कोई सुराग लग पाया है, ना ही घटना की वजह का पता लग पाया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर ब्लैक फंगस के नए मामले सामने आए हैं। हैलेट हॉस्पिटल में 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस के नए मामले मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ब्लैक फंगस वार्ड को रिजर्व कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर ब्लैक फंगस के नए मामले सामने आए हैं। हैलेट हॉस्पिटल में इस वक्त 2 मरीजों का इलाज चल रहा है जो कि ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं और ब्लैक फंगस के नए मामले मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ब्लैक फंगस वार्ड को रिजर्व कर दिया गया है। इससे पहले भी प्रदेश और देश में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए थे, लेकिन अब एक बार फिर से 2 नए केस मिले हैं कानपुर में। कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग कोरोना पर जिस प्रकार से टीम ने काम किया और कोरोना पूरी तरीके से कानपुर में अंकुश लग चुका है, मगर ब्लैक फंगस का जो एक बार बीमारी है एक बार फिर से रिटर्न बैक की है और लगभग 37 दिन बाद ये रिटर्न किया, क्योंकि 37 दिन पूर्व इसके तमाम मरीज कानपुर के GSU मेडिकल कॉलेज में आए थे, जिसमें 2 की मौत भी हुई थी, जिसकी सूचना दी जा रही। हालांकि मेडिकल कॉलेज पे इसके आंकड़े नहीं थे, मगर अब रिसेंट की अगर बात की जाए, पिछले 2 दिनों में 2 मरीज ब्लैक फंगस के आए हैं। जैसा बताया जा रहा है कि इनके सिम्टम्स ब्लैक फंगस के, इनको फ्रीमर्स हुआ है और आंखों के नीचे इनके वफड्स आ गए हैं। इनको वार्ड में एडमिट कर लिया गया और उस वार्ड को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया। 18 बेड और एडिशनल लगा दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जो OPD में पेशेंट्स आ रहे हैं पिछले 3 दिन में, उनमें 2 ये मरीज थे और ऐसा बताया जा रहा है कि आज भी एक ऐसा मरीज था जिसको इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इसका जब तक इनसे टेस्ट नहीं होता तब तक इसके मरीजों को ले नहीं आता। हाँ, और अगर मेडिकल कॉलेज के CMS की बात की जाए तो 2 मरीजों का फिलहाल अभी इलाज चल रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर महाराजगंज से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ कहर बरपा रही है। सूखी बारी नौतनवा रोड पर पड़िया ताल के पास पानी की तेज धार में एक पुल बह गया। बाइक सवार बाइक के साथ बह गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर किसी तरीके से उनकी जान बचाई। जिले के 20 से ज़्यादा गांव में इस वक्त बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, महाराजगंज से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पुल बह जाने की वजह से ये बाइक सवार भी तेज धार में बहने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से इनकी जान बचाई। और महाराजगंज से आशीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आशीष, कैसे हालात इस वक्त वहां पर बाढ़ के चलते बने हुए हैं?
देखिए, हालात की अगर बात करें तो महाराजगंज जनपद में लगातार जो पहाड़ से निकली हुई नदियां हैं और जो बारिश हुई है तराई इलाके में, उसकी वजह से लगभग सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर बात करें गांव की, तो गांव के लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। महाराजगंज जनपद की लगभग जो 6 महत्वपूर्ण नदियां हैं वो सभी उफान पर हैं। इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं उसमें पानी भरा हुआ है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि महाराजगंज का जो पश्चिमी इलाका है, ठूठीबारी और नौतनवा को जोड़ता है, जो भारत नेपाल सीमा के बिल्कुल नजदीक है, और नेपाल से निकलने वाली पानी जो है वो 2 फीट सड़क के ऊपर बह रहा है और रास्ता प्रभावित हुआ है। एक बाइक वाला उसमें बह गया है, लोगों के ने रेस्क्यू कर बाइक को निकाला है, लोगों को बचाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक पुल बहने की वीडियो भी आया है सामने। तो लगातार महाराजगंज में जो नदियां हैं उफान पर हैं और बाढ़ का कहर है। और अगर स्थिति ऐसे ही रही और जो हमारे बंधे हैं जो नेपाल में भी हैं और भारतीय क्षेत्रों में भी हैं, उन बंधों की अगर स्थिति, सिंचाई विभाग ये कह रहा है कि ठीक है, लेकिन अगर वो बंधे कहीं न कहीं डैमेज होते हैं तो महाराजगंज में बाढ़ और भयावह हो सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर बागपत की बड़ौत में एक युवक युवती के तमंचे के साथ फोटो वायरल हुई है। वायरल फोटो में युवक युवती ने फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे की कनपट्टी पर तमंचा तान रखा है। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। वायरल फोटो बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बिजरौल गांव की बताई जा रही है, जहां एक युवक युवती ने फिल्मी स्टाइल में पहले तो फोटो शूट करवाया और उसके बाद फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल फोटो में किसी पिक में लड़के ने लड़की पर तमंचा तान रखा है तो किसी में लड़की ने लड़के पर तमंचा तान रखा है। देखिए, सोशल मीडिया से जानकारी हुई है कि कुछ एक फ़ोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक युवक किसी हथियार के साथ दिखाई दे रहा है। इसकी जांच कराई जा रही है और इसका पता लगाया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में पैसों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और लात घूंसे भी चले। दोनों पक्ष से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये मामला थरियाव थाना क्षेत्र के मुराव गांव का है। बताया जा रहा है कि साले ने अपने जीजा को पैसे उधार दिए थे। जब साले ने उधारी की रकम मांगी तो दोनों में कहासुनी हो गई और मारपीट शुरू हो गई। ग्राम मुराव थाना थरियाव में 2 पक्षों में पैसे को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई। इस संबंध में थाने को तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर जौनपुर में खूनी संघर्ष में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर जमकर ईंट पत्थर चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। घटना बक्सा थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव की बताई जा रही है। उधर बरेली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। एसपी देहात ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो सिरौली थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का है, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। फतेहपुर में ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बकेवर थाना क्षेत्र के बेता गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 230 लीटर अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। ग्राम बेता कंजरन डेरा में दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश की कार्रवाई में आबकारी पुलिस भी साथ रही। दबिश के दौरान करीब 230 लीटर अवैध देसी शराब तथा 12 क्विंटल लहन बरामद किया गया। लहन को मौके पर ही नष्ट कराया गया। 4 अवैध शराब बनाने की भट्टियाँ बरामद की गई। 4 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ वैक्सीन लगाई गई, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 24 घंटे में 1,63,931 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पिछला रिकॉर्ड 85 लाख का था, जो 21 जून को बनाया गया था। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि के लिए टीम को बधाई दी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने
इसके लिए बधाई दी है और कहा है कि जिस तरीके से देश के तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है और सभी के प्रयासों से ही ये सफल हो पाया है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी देखिए। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन, ये आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति व अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। एक दूरदर्शी व कर्मठ नेतृत्व से कैसे एक देश कोरोना से सफल लड़ाई लड़ते हुए पूरे विश्व में उदाहरण स्थापित कर सकता है, ये पीएम मोदी जी के नेतृत्व वाले नए भारत ने दुनिया को दिखाया है। उधर सीएम योगी ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन और लोगों के सहयोग की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। आगे उन्होंने तमाम लोगों को बधाई दी है। लिखा, ये उपलब्धि कोरोना वॉरियर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिबद्धता और अनुशासित जनसहयोग को समर्पित है। देश में इस साल 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। 8 महीने के अंदर ही आधी से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य कितने समय में पूरा किया गया। ये देखिए आप, 40 करोड़ 24 दिन में लगी, 50 करोड़ वैक्सीन 20 दिन में लगी और 60 करोड़ का आंकड़ा हमने 19 दिन में पूरा किया। शुरुआत कैसे हुई थी देखिए, 10 करोड़ वैक्सीन लगने में 85 दिन लग गए थे, 20 करोड़ 45 दिन और 30 करोड़ तक पहुंचने में 29 दिन लग गए थे। यूपी में योगी सरकार ने एक और दिन में एक नया कीर्तिमान रच दिया है और एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करने का कीर्तिमान रचा गया है। योगी सरकार ने शुक्रवार को एक दिन के भीतर 28,62,649 लोगों को वैक्सीन की डोज दी है। इसके साथ ही अब तक यूपी में करीब 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि लखनऊ में इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा 89,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना कंट्रोल का योगी मॉडल किस कदर प्रभावी साबित हुआ है उसी की वानगी है और इस मॉडल से कोरोना का गेम ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के 18 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। देखिए कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर कोरोना केसेस पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। 14 जिलों में सिंगल डिजिट में नए केस सामने आए हैं। यूपी में 329 कोरोना एक्टिव केस हैं। अलीगढ़, बागपत, बांदा, बिजनौर ये वो जिले हैं जो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। एटा, फर्रुखाबाद, गोंडा और मऊ भी इन जिलों में शामिल है। फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई और रामपुर में भी कोरोना का एक भी केस नहीं है। मुजफ्फरनगर, उन्नाव और महोबा में भी कोरोना के केसेस खत्म हो चुके हैं। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। गांव की आशा कार्यकर्ताओं से लेकर शहरों के डॉक्टर्स तक, अगर ये स्वास्थ्यकर्मी ना होते तो शायद हमारा स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरीके से चरमरा गया होता। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो महामारी के दौरान मदद के लिए आगे आए, जैसे महाराष्ट्र के नासिक जिले के नितिन गायक, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ संजीवनी चैंपियन भी हैं। सब्जियों के खुदरा व्यापारी नितिन गायकर कुछ समय के लिए अपने व्यापार से हट गए हैं और एक समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे हैं। कुछ किलोमीटर में फैले दूर दराज के इलाकों में नितिन घर घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। नितिन ने इस सेवा की शुरुआत महामारी के दौरान की, जो आज भी जारी है। जो 260 लोगों को खाना रोज का, जो गरीब है, जो कोविड पेशेंट है, उनके सेहत के लिए जो अच्छा खाना है वो सवेरे और शाम में 2 टाइम में खाना देने का काम किया। अस्पताल में बिस्तर का इंतजाम कराने से लेकर रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाएं खरीदने, मांग बढ़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने और ऐसे 17 लोगों का अंतिम संस्कार करने तक जिनके परिवार ने डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, नितिन ने लगभग हर संभव मदद की और इन सब का खर्च नितिन ने खुद उठाया। मेरे मदर को जब कोरोना हुआ था तब नासिक सिटी में किधर भी बेड अवेलेबल नहीं था, तब नितिन गायकर जी ने बेड अवेलेबल किया, ऑक्सीजन अवेलेबल कर दिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल कर दिया। उसकी वजह से ही मेरी मदर की आज जान बची है, जिंदा है वो। नितिन के पिता का देहांत 15 साल पहले हो गया था और महामारी के दौरान नितिन ने मौत को बेहद करीब से देखा। जिसके ऊपर भी संकट आता है, जिसके ऊपर मैं आके मेरे को अंदर से ही आवाज आता है कि नहीं अभी चल पड़, तेरी जरूरत है लोगों को, तो मैं चल पड़ता हूँ वो संकट काल में। और ये टाइम पे कोई बाहर नहीं आता, जब बाहर नहीं कोई आता तो
हमारी ज़रूरत है। हम हमारी ज़रूरत समझ के, लोगों की ज़रूरत समझते, वो हमने काम किया। ये हमें संजीवनी कैंपेन में हेल्प कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। तो क्या होता है ना, गांव के लोगों को उनके साथ जितनी अटैचमेंट है वो हमें हेल्प करती है हमारा कैंपेन आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में कोई शक नहीं है कि लोगों की हर कदम मदद करने वाले नितिन गायकर हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। टीका लगा